अब तक आपने पढ़ा कि आदित्य को तेज बुखार था और रूही उसके सिर पर ठंडे पानी की पट्टी कर रही थी और वहीं सोहन और सौम्या बाथरूम में सावर के नीचे एक नए रिश्ते और एहसास में खोए हुए थे। तभी बाहर से आवाज़ आती है तो दोनों आवाज़ सुन होश में आते हैं। आप आगे। सोहन शावर का नल बंद करता है और सौम्या से कहता है, सौम्या मैं अभी आया, आप यहीं रहिएगा, मैं आपके लिए दूसरी टावल लेकर आता हूँ। फिर सोहन टावल लपेट कर बाथरूम से बाहर आता है तो कमरे में सर्वेंट था। सोहन कहता है, क्या हुआ सर, आपकी कॉफ़ी टेबल पर रखी है, ठीक है तुम जाओ। सर्वेंट चला जाता है। सोहन दूसरी टावल ले जाकर सौम्या को देता है। सौम्या बाहर आती है और कहती है, अब ऐसे भीगे कपड़े में मैं बाहर कैसे जाऊँ। सौम्या, आप मेरे कपड़े पहन लीजिए। सौम्या, मैंने अपनी टी शर्ट लोवर निकाल कर बेड पर रख दी है। तभी सौम्या कहती है, ठीक है फिर तुम जल्दी बाहर जाओ, मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। क्यों, मेरे सामने क्यों नहीं। सोहन, कुछ भी। अब इसमें कुछ भी क्या है, आप तो मेरे पास आ गई बाथरूम में और अब जब आपकी बारी है तो आप मुझे बाहर भेज रही हैं। सोहन, क्या मेरी बारी है, एक ही दिन में बहुत शरारती हो गए हो तुम। सोहन सौम्या के पास आए और सौम्या के होठ पर अपने होठ रख दिए और सौम्या की आंखें बंद हो गई और सौम्या भी सोहन के बालों में हाथ फेरते हुए सोहन का साथ देने लगी। कुछ देर बाद सोहन सौम्या से अलग हुआ और जुनून से अपने होठों पर उंगली फेरते हुए सौम्या को देखने लगा, जिसकी सांस ऊपर नीचे हो रही थी। सोहन सौम्या को टावल से लपेट देता है और सौम्या को अपने सीने से लगाते हुए कहता है, सॉरी सौम्या, आपको देखकर अब मैं बहकने लगा हूँ। सौम्या खुद को सोहन के सीने में छुपाते हुए कहती है, तुम्हारा बहकना मुझे बहुत अच्छा लगता है सोहन। सोहन फिर अलग होता है और कहता है, अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, आप जल्दी से कपड़े चेंज कर लीजिए वरना बीमार पड़ जाएंगी आप। कहकर सोहन लोवर टी शर्ट पहनता है और कमरे से बाहर निकल जाता है और वहीं सौम्या शर्म से उसका पूरा फेस रेड हो चुका था। वो जल्दी से सोहन के दिए हुए कपड़े पहनती है और टावल से अपने सिर को पोंछने लगती है। इधर रूही आदित्य के सिर पर ठंडी पट्टी कर रही थी और आदित्य अब सो चुका था। रूही उसे देखने लगती है। पहली बार गौर से रूही ने आदित्य को देखा था। न जाने क्यों आदित्य उसे अच्छा लग रहा था। आदित्य की तरफ वो खींची जा रही थी, तभी रीमा दरवाजे पर नॉक करती है तो रूही रीमा को देखते हुए अपने होठों पर उंगली रखते हुए उसे चुप रहने का इशारा करती है। रीमा दबे पांव कमरे में आती और आराम से टेबल पर कॉफ़ी की ट्रे रखकर वापस कमरे से बाहर चली जाती है। रूही पानी का बाउल और पट्टी एक साइड रख फिर वो कॉफ़ी लेकर नीचे आती है किचन में और रीमा से कहती है, सुबह सुबह कॉफ़ी क्यों उन्हें, उनकी तबीयत ठीक नहीं है रीमा। रीमा मुस्कुराते हुए कहती है, कौन दीदी, अरे आदित्य सर। रीमा, उनको बहुत तेज़ बुखार है। तभी सोहन वहाँ से गुजरते हुए रूही की बात सुन लेता है। वो रूही से कहता है, तो रूही बताया क्यों नहीं, मुझे बताना चाहिए था, मैं भी डॉक्टर को फ़ोन करता हूँ। अरे नहीं सोहन सर, आप डॉक्टर को फ़ोन मत करिए, वो मेरी फ़ीवर की दवा रखी हुई है, अभी वो आराम कर रहे हैं, उन्हें कुछ खिलाकर अभी मैं उन्हें दवा खिला दूँगी। ठीक है, मेरी कोई भी शर्त हो तो रूही तुम मुझसे कहना, मैं अभी घर पर ही हूँ। अच्छा रूही, कुछ बात करनी है तुमसे। जी बोलिए, क्या तुम मुझसे नेहा का नंबर दे सकती हो, अगर तुम्हें याद है तो। जी ज़रूर। रूही सोहन को नेहा का नंबर देती है। तभी सौम्या आती है और सोहन को देखते ही शर्म से अपनी पलकों को झुका लेती। तभी रूही की नज़र सौम्या के सूजे हुए होठों पर जाती है। रूही सौम्या से कहती है, सौम्या ये तुम्हारे होठ इतने क्यों सूजे हुए हैं, तुम्हारी तबीयत भी खराब है क्या। सोहन वहीं खड़ा था। वो रूही की बात सुन झेप जाता है और वहाँ से फ़ौरन चला जाता है और वहीं रीमा मुस्कुराती है। सौम्या हड़बड़ाहट में कहती है, वो रीमा, मुझे कॉफ़ी पीनी है। जी मैम, मैं अभी बनाती हूँ। और फिर सौम्या वहाँ से चली जाती है। रूही कहती है, अब इन्हें क्या हुआ। कुछ नहीं दीदी, सोहन सर के प्यार का बुखार है। रीमा, कुछ भी बोलती हो तुम। सॉरी दीदी, पर आपको सच में नहीं पता कि उनके होठ क्यों सूजे हुए हैं, क्यों। रीमा, रूही के कानों के पास जाकर रीमा धीरे से कहती है, दीदी सोहन सर और सौम्या मैम के बीच प्यार शुरू हो गया है। हाँ ठीक है, तुम अपना काम करो, इन बातों पर तुम्हें ध्यान नहीं देना चाहिए। जी दीदी। फिर रूही आदित्य के लिए सूप बनाती है और कुछ देर बाद सूप लेकर कमरे में जाती है। टेबल पर सूप रख वो आदित्य का माथा छूती है, पर आदित्य को अभी भी तेज़ बुखार था। रूही आदित्य की तरफ देखती है, उसकी बंद आंखों से आंसू बह रहे थे। रूही आदित्य के आंसू पोंछती है और धीरे से कहती है, सर उठिए। आदित्य रूही की आवाज़ सुन आंखें खोलता है। रूही बोली, सॉरी, आपको नींद से जगा दिया, पर दवा खानी भी ज़रूरी है। उठिए, ये सूप पी लीजिए, फिर दवा खाकर आप आराम कीजिए। आदित्य उठने लगता है तो रूही उसे सहारा देकर बिठा देती है। आदित्य रूही की तरफ देखता है। रूही फिर आदित्य के मुंह के पास चम्मच करते हुए कहती है, आदित्य सर मुंह खोलिए। तो आदित्य कहता है, रूही मैं पी लूँगा, क्यों मेरे हाथ से पीने में कोई दिक्कत है आपको। आदित्य कुछ बोल ही नहीं पाता। वो अपना मुंह खोल देता है और रूही आदित्य को सूप पिलाती है। सूप पिलाने के बाद रूही आदित्य को दवा देती है। आदित्य दवा खाता है। रूही कहती है, अब आप आराम कीजिए। आदित्य कहता है, रूही सॉरी। किस बात के लिए सॉरी। वो जो मैंने तुम्हारे साथ किया। रूही टावल से आदित्य का मुंह पोंछते हुए कहती है, आपने कुछ भी नहीं किया है, मैं ही बेवजह आप पर भड़क गई और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, सॉरी। तो तुम मुझसे नाराज़ नहीं हो रूही। नहीं, मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज़ नहीं हूँ।
इतने घाव दिए हैं सबने तो सबसे मेरा विश्वास उठ गया है, और जब मेरे घाव पर मरहम किसी ने लगाया तो मैं गलत समझ बैठी। मुझे नहीं पता आपका और मेरा रिश्ता क्या है, पर सच कहूँ तो आप पर ना चाहकर भरोसा करने का मन होता है मेरा। आप रहते हैं पास तो लगता है मैं सुरक्षित हूँ, और लगता है मेरा भी कोई है अपना जो मुझे दर्द में कभी नहीं देख सकता। कह रूही की आंखें नम हो गई। फिर रूही ने कहा, ठीक है आराम कीजिए। रूही, मेरी ही गलती है सब, कोई गलती नहीं है आपकी। चलिए लेटिए, अब ज़्यादा मत सोचिए, आराम कीजिए। फिर आदित्य लेट जाता है और रूही आदित्य के सिर के पास बैठते हुए उसके बालों पर प्यार से हाथ फेरने लगती है। आदित्य को अच्छा लगता है और वो अपनी आंखें बंद कर लेता है और थोड़ी ही देर में वो नींद की आगोश में चला जाता है। रूही फिर उठकर सोफे पर आकर लेट जाती है और आदित्य को देखते ही देखते रूही की भी आंख लग जाती है। इधर सोहन सोफे पर बैठा कॉफ़ी पी रहा था। सौम्या सोहन के पास आती है और उससे कहती है, सोहन मुझे घर ड्रॉप कर दो, पापा के कई कॉल आ चुके हैं। सौम्या, नाश्ता कर लो फिर तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगा। नहीं सोहन, मुझे भूख नहीं है, कहकर सौम्या सोफे पर बैठ गई। सोहन को चुप देख सौम्या कहती है, क्या हुआ सोहन, तुम मुझसे नाराज़ हो क्या? नहीं सौम्या, तू चुप क्यों हो? कुछ नहीं सौम्या, बस थोड़ा परेशान हो। क्यों, क्या हुआ सोहन? सौम्या ना तो उस मित्तल का पता चल पा रहा और ना ही रूही के चाचा चाची के बारे में। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, किसी के बारे में पता लगाना मेरे दाएं हाथ का खेल था, लेकिन अब सब कुछ मेरे हाथ से जैसे छूट रहा है। प्रोजेक्ट भी हमें मिल गया है, बिजनेस पार्टी भी हो गई, लेकिन वो मित्तल, उसे मैं ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। श्रेया का तभी कुछ पता चलेगा सौम्या, जब वो संजीव मित्तल हमारे हाथ लगेगा। सौम्या सोहन के पास आकर खड़ी हो जाती है और सोहन के सिर को अपने हाथों से हल्के हल्के दबाते हुए कहती है, सोहन, श्रेया मिल जाएगी, तुम परेशान मत हो, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, तुम उसे ढूंढ निकालोगे। सोहन ने अपने सिर को सोफे पर टिका लिया और आंखें बंद कर ली। सौम्या कहती है, अच्छा ठीक है, चलो नाश्ता करते हैं। नहीं सौम्या, मेरा मन नहीं है। सोहन, ये भी कोई बात हुई? सौम्या, समझ नहीं आ रहा है कि अब मैं क्या करूं। सोहन, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा ठीक है, तो मैं ड्राइवर को फ़ोन कर देती हूँ सोहन, वो मुझे लेने आ जाएगा, कह सौम्या जैसे ही मुड़ती है तो सोहन उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है पीछे से, सॉरी सौम्या, बस थोड़ा परेशान हूँ, चलो साथ बैठकर नाश्ता करते हैं। दोनों नाश्ते की टेबल के पास आते हैं। सौम्या कहती है, आदित्य और रूही नहीं आए? वो सौम्या, आदित्य की तबीयत ठीक नहीं है, रूही उसके पास है। फिर दोनों नाश्ता करते हैं। नाश्ता करने के बाद सोहन कहता है, चलो सौम्या, तुम्हें घर छोड़ देता हूँ और वहीं से मैं ऑफिस चला जाऊँगा, मुझे किसी भी हाल में अब सब पता करना है। नहीं सोहन, तुम ऑफिस जाओ, मैं चली जाऊँगी। लेकिन सौम्या, सोहन, मैं नहीं चाहती कि तुम परेशान हो, और तुम जब परेशान रहते हो तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, तुम अपने काम पर ध्यान दो। तभी सौम्या का मोबाइल रिंग करता है। सौम्या सोहन के सामने अपना फ़ोन दिखाते हुए कहती है, देखो सोहन, ड्राइवर का भी फ़ोन आ गया है। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, कहकर सौम्या वहाँ से चली जाती है। सोहन भी जल्दी से तैयार होता है और ऑफिस के लिए निकल जाता है। कुछ देर में ऑफिस पहुँचते ही सोहन ऑफिस के कैबिन में आते ही अपने मोबाइल से नंबर डायल करता है और किसी से फ़ोन पर बात करते हुए उससे कहता है, हेलो, हाँ मैंने एक नंबर सेंड किया है, उस नंबर का लोकेशन, नाम, पता सब मुझे जल्द से जल्द चाहिए, कहकर सोहन फ़ोन रख देता है। इधर शाम के वक्त में आदित्य की आंख खुलती है तो वो देखता है कि सामने सोफे पर रूही सो रही है। वो उठकर बैठता है तो रूही की भी आंख खुल जाती है और आदित्य को देख कहती है, कुछ चाहिए आपको? नहीं रूही, मैं अब ठीक हूँ, पहले से शावर लेने जा रहा हूँ, कहकर आदित्य बाथरूम में चला गया। और इधर रूही अलमारी से आदित्य के कपड़े निकाल कर बेड पर रख देती है। कुछ देर बाद आदित्य की आवाज़ आती है, रूही। रूही, जी मैं यहीं हूँ, बोलिए। सॉरी रूही, वो मैं टावल लेकर आना भूल गया। रूही आदित्य की बात से मुस्कुरा देती है और टावल लेकर वो बाथरूम के पास जाती है और कहती है, लीजिए आपकी टावल। आदित्य हल्के से दरवाज़ा बाथरूम का खोलता है तो रूही के हाथ में टावल उसे दिखता है। वो रूही के हाथों से टावल जल्दी से लेकर बाथरूम का दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर टावल लपेटे वो बाथरूम से बाहर आता है तो रूही उसे कमरे में नहीं दिखाई देती। वो कपड़े पहनता है और नीचे आता है तो रूही हाथों में कॉफ़ी की ट्रे लिए कहती है, अरे आप नीचे क्यों आ गए? मैं आ ही रही थी आपके लिए कॉफ़ी लेकर। रूही, मैं बिल्कुल ठीक हूँ अब, और थैंक्स, मेरा सच में बहुत कॉफ़ी पीने का मन हो रहा था, कहकर आदित्य ने कॉफ़ी का मग ट्रे से उठाया और जाकर सोफे पर बैठ गया। आदित्य अब ठीक था। रूही उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और फिर वो वापस कमरे में आ जाती है। शाम के वक्त सोहन भी ऑफिस से घर आ जाता है। हॉल में आदित्य को देख सोहन कहता है, कैसे हो आदित्य? अब तो मैं ठीक हूँ। फिर सोहन बैठ जाता है सोफे पर। आदित्य कहता है, कुछ पता चला कि नहीं? बस कल तक वेट करो आदित्य, नेहा तुम्हारे सामने होगी। और संजीव मित्तल? आदित्य, पता नहीं वो कहाँ छुपा बैठा हुआ है, उसके आदमियों को भी नहीं पता कि वो कहाँ है। सोहन, मुझे लगता है कि वो बाहर कहीं छुपा हुआ है। पता नहीं श्रेया कैसी होगी, 3 साल से उसे ढूंढ रहे हैं पर वो हमें कहीं नहीं मिल रही है। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो अब कह आदित्य चुप हो गया। आदित्य, परेशान क्यों होते हो? रूही को तुमने कितना ढूंढा, वो कहीं नहीं मिली, पर तुम्हारे प्यार ने उसे यहाँ आने पर मजबूर कर दिया। देखना, श्रेया भी हमें बहुत जल्द मिलेगी। सोहन,
तुम्हें पता है ना श्रेया किन हाथों में है? वो मित्तल के पास है, वो सेफ भी होगी। तभी रीमा आती है और सोहन से कहती है, सर आपकी कॉफ़ी। आदित्य और सोहन दोनों फिर कॉफ़ी पीते हैं। कॉफ़ी पीने के बाद सोहन कहता है, आदित्य तुम ज़्यादा स्ट्रेस मत लो, मैं सब संभाल लूँगा, अभी तुम अपना ध्यान रखो। उसके बाद सोहन अपने कमरे में आता और शावर लेने चला जाता है। शावर के नीचे खड़े उसे सौम्या का चेहरा सामने आ जाता है। वो जल्दी से आँख खोलता है और खुद से ही कहता है, मैंने सौम्या का नंबर लिया ही नहीं, ऐसे कैसे मैं भूल सकता हूँ। वो जल्दी से बाथरूम से निकलता है और अपने कपड़े पहन वो कार की चाबी लेकर बाहर आता है और कार स्टार्ट करता है और सौम्या के घर की तरफ गाड़ी ड्राइव करने लगता है। आदित्य भी अपने कमरे में जाता है। कमरे में रूही नहीं थी। आदित्य अपने मन में ही कहता है, अब मैं ठीक हूँ, इसीलिए रूही अपने कमरे में चली गई। आदित्य बेड पर आंखें बंद करके लेट जाता है। कुछ ही देर बाद खटपट की आवाज़ से आदित्य अपनी आंखों को खोलता है तो मिरर के सामने रूही खड़ी अपने गीले बालों को टॉवल से पोंछ रही थी। आदित्य कहता है, तुम बाथरूम में थी? जी, क्यों, क्या हुआ? आदित्य ने उठकर बैठते हुए कहा, कुछ नहीं रूही, मुझे लगा तुम अपने कमरे में होगी। आदित्य को देखकर रूही हल्के से मुस्कुराती और कहती है, आप कुछ खाएंगे? नहीं रूही, मुझे भूख नहीं है। रूही फिर आदित्य के पास आती है, उसके माथे को छूते हुए कहती है, फीवर तो अब नहीं है। वैसे आपको फीवर क्यों आ गया था? थक गए थे? पता नहीं रूही। अच्छा, रात भर क्यों नहीं सोए आप? पता नहीं रूही। कोई बात थी जो आप रात भर जगकर पूरे कमरे को धुएं से भर रहे थे? पता नहीं रूही। हर सवाल का बस एक ही जवाब, पता नहीं। क्यों? नहीं पता रूही। ठीक है, अब जब आपको नहीं पता तो इसके आगे मैं अब क्या ही बोलूँ। खैर, मैं अभी आती हूँ। कहाँ जा रही हो रूही तुम? आपने सुबह से सिर्फ सूप पिया है, आपके लिए खिचड़ी बनाने। रूही, तो रीमा बना देगी ना, तुम बैठो। मैं बना दूंगी तो कोई दिक्कत है? नहीं रूही, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब सारी सुविधा है तो तुम क्यों काम करती हो? रूही कुछ नहीं बोलती। आदित्य रूही का हाथ पकड़ लेता है तो रूही अपनी बड़ी आंखें करके आदित्य की तरफ देखती है। ऐसे क्या देख रही हो रूही तुम मुझे? और रूही, मैं तुम्हें किसी चीज़ के लिए रोक टोक नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर तुम ये सोच रही हो कि मैंने यहाँ तुम्हें रहने दिया तो एहसान है, ये तो तुम्हारी बहुत बड़ी गलतफहमी है। आदित्य उठकर बिस्तर से खड़ा होता है और रूही को अपने करीब करता है। आदित्य के ऐसे अचानक से करीब आने से रूही को घबराहट होने लगती है। वो अपने सिर को झुका लेती है। आदित्य ने रूही के माथे को चूमते हुए कहा, रूही तुम बस इतना समझ लो कि मेरे दिल की धड़कन तुम हो। अगर मेरी सांस चलती है तो तुम्हारी वजह से ही। आदित्य की बात सुनकर रूही अपनी पलकों को उठाकर आदित्य की तरफ देखती है। उसकी आंखों में अजीब सी अपने लिए कशिश देख रूही ने अपने कांपते होठों से कहा, हम सिर्फ दोस्त हैं। तो आदित्य मुस्कुरा देता है और रूही का हाथ छोड़ते हुए कहता है, तो तुम मुझे दोस्त मानती हो? रूही हाँ में सिर हिलाती है। पक्का ना रूही? फिर से तो तुम मेरे ऊपर बरस तो नहीं पड़ोगी? तो रूही के होठों पर प्यारी से स्माइल आ जाती है। आदित्य को अच्छा लगता है रूही के होठों की मुस्कुराहट को देखकर। रूही कहती है, अब मैं जाऊँ, आपके लिए कुछ बना कर लाऊँ? आदित्य कहता है, तुम नहीं मानोगी। ठीक है, जाओ। रूही फिर वहाँ से चली जाती है और आदित्य को अब जाकर चैन मिलता है। कल से ही वो बहुत ज़्यादा परेशान था, पर अब सब ठीक था। दूसरी तरफ सोहन सौम्या के घर के बाहर गाड़ी रोकता है, पर वो गाड़ी से उतरता नहीं है। सोहन बस सोच सोच कर परेशान था कि क्या सौम्या के घर के अंदर जाना ठीक रहेगा, क्योंकि सौम्या के पापा से उसने जो कहा था उसे याद आ जाता है। बहुत देर सोचने के बाद आखिर सोहन गाड़ी से उतरता है और घर के अंदर जाता है। उसे कोई रोकता नहीं है, क्योंकि सोहन को सभी जानते थे। घर के अंदर जाते ही एक सर्वेंट सोहन से कहता है, सोहन सर, साहब तो है नहीं। सोहन ने कहा, कहाँ गए हैं? सर वो तो कल ही शाम को कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। ठीक है, सौम्या मैम कहाँ हैं? जी वो तो अपने कमरे में हैं। बैठिए आप, मैं उन्हें बुलाकर लाता हूँ। नहीं, मैं खुद चला जाऊँगा, कहकर सोहन सौम्या के कमरे की तरफ बढ़ गया। सौम्या का कमरा किस तरफ था उसे पता था, हालांकि इससे पहले कभी वो सौम्या के कमरे में नहीं गया था। सोहन सौम्या के दरवाजे के पास पहुंचता है। दरवाज़ा खुला हुआ था। सोहन दरवाज़ा खोलता है और चारों तरफ कमरे में देखता है तो सौम्या वहाँ नहीं थी। वो अंदर जाता है कमरे में। तभी सौम्या टॉवल लपेटे बाथरूम से बाहर निकलती है तो सामने सोहन को खड़े देख चौंकते हुए कहती है, सोहन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम दरवाज़ा नॉक करके नहीं आ सकते हो? पहले सौम्या आप ये बताइए, दरवाज़ा बंद क्यों नहीं किया आपने? वो मेरे कमरे में कोई नहीं आता। सोहन दरवाज़ा बंद करता है और सौम्या के पास आता है और कहता है, ये आपकी पहली और लास्ट गलती है। आज के बाद ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। पर क्या गलती की मैंने सोहन? सौम्या दरवाजे को हमेशा लॉक करके ही बाथरूम जाया करिए। मेरी जगह कोई और होता तो? सौम्या सोहन के बेहद करीब आकर कहती है, अच्छा तो तुम नाराज़ हो गए? सौम्या आप मेरी हो बस, और आपको प्यार करने का सिर्फ मेरा हक है और ऐसे देखने का भी। सौम्या मुस्कुराती है। अब तुम्हें जलन भी होती है? कह सौम्या सोहन के सीने से लग जाती है। सोहन कहता है, अच्छा ठीक है, कपड़े पहन लीजिए, मैं बाहर ही हूँ। सौम्या कहती है, नहीं मुझे नहीं पहनने कपड़े। सोहन सौम्या को खुद से अलग करता है और झुककर सौम्या के होठों पर अपने होठ रख देता है और उसके होठों को चूमने लगता है। सोहन का इस तरह किस करने से सौम्या भी बहक रही थी। सौम्या का दोनों हाथ सोहन के सीने पर था। धीरे धीरे सोहन और सौम्या दोनों की किस डीप और पैशनेट होती जा रही थी और कब दोनों की सांसें उखड़ने लगती हैं दोनों को ही नहीं पता चलता है। फिर दोनों एक दूसरे से
अलग होते हैं। दोनों की ही सांसें तेज चल रही थी। सौम्या सोहन की आंखों में खो जाती है। सोहन सौम्या के गर्दन पर अब किस करने लगता है। सोहन सौम्या को अपनी गोद में उठाता है और बेड पर लिटा देता है और सोहन बेतहाशा सौम्या को किस करने लगता है। एक पल के लिए सौम्या की सांसें और भी तेज हो गई और कुछ ही देर में मधोसी और सिसकियां पूरे कमरे में गूंजने लगी। दूसरी तरफ रूही और आदित्य कमरे में ही एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाने के बाद आदित्य रूही से कहता है, ठीक है रूही, अपने कमरे में जाकर अब तुम आराम करो। रूही कहती है, क्यों? क्या मैं इस कमरे में नहीं रह सकती हूँ? ऐसा नहीं है रूही, तो मैं आपके कमरे में ही रहूंगी जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो। आदित्य कहता है, ठीक है, तो तुम बेड पर लेट जाना और मैं सोफे पर। तो रूही हाँ में सिर हिला देती है। कुछ देर दोनों बातें करते और फिर दोनों ही सो जाते हैं। अगली सुबह सोहन की आंख खुलती है तो देखता है कि सौम्या उसकी बाहों में सो रही थी। वो सौम्या के माथे पर झुककर किस करता है तो सौम्या की आंख खुल जाती है। सौम्या सोहन को देखती है और मुस्कुराकर गुड मॉर्निंग बोलती है और उसके सीने में खुद को छुपा लेती है। सोहन मुस्कुराता है और कहता है, सौम्या मुझे अब चलना चाहिए। नहीं, कहीं नहीं जाना, तुम अभी मेरे पास ही रहोगे। सोहन मुस्कुराता है और सौम्या को अपनी बाहों में कसकर भरकर आंखें बंद कर लेता है। इधर रूही की सुबह आंख खुलती है तो आदित्य अभी सो रहा था। रूही रोज की तरह उठकर फ्रेश होती है, नीचे आती है और मंदिर में दिया जलाती है और किचन में आकर आदित्य के लिए नाश्ता बनाने लगती है। तभी बाहर गोलियां चलने की आवाज़ आती है। गोली की आवाज़ से आदित्य जल्दी से उठता है तो देखता है रूही नहीं है बेड पर। वो फौरन अपने कमरे से नीचे हॉल में आता है। सामने डरी हुई रूही और रीमा को देख कहता है, जाओ ऊपर जाओ कमरे में। रूही कहती है, क्या हुआ? कौन है? कहीं वो लोग मुझे ढूंढते हुए यहाँ तो नहीं आ गए? रूही, मैंने कहा ना जाओ यहाँ से। तभी कुछ गार्ड के साथ एक आदमी आंखों में चश्मा और हाथ में सिगार लिए अंदर दाखिल होता है और वो आदमी आकर सोफे पर बैठ जाता है और एक पैर अपना दूसरे पैर के ऊपर रख लेता है। आदित्य रूही का हाथ पकड़ अपने पीछे की तरफ करता है और कहता है, मेरे पीछे ही रहना। वो आदमी कहता, अच्छा तो तुम नेहा को ढूंढ रहे हो? आदित्य उस आदमी को पहचान जाता है। आदित्य कहता है, तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और तुम खुद चलकर मेरे घर के अंदर तक आ गए। मिस्टर आदित्य ठाकुर, मुझे पता ही नहीं था कि ये घर तुम्हारा है। वैसे तुम बच कैसे गए और काफ़ी बड़ा घर भी बना लिया? इतनी बड़ी कामयाबी तुम्हें मिले कैसे? मेरे ही रास्ते पर चल करना। देखो संजीव, मेरी बहन श्रेया कहाँ है? वो जहाँ भी है ठीक है आदित्य, और मैं उसे अपनी रानी बनाकर रखता हूँ। आदित्य गुस्से से अपनी मुट्ठियों को कस लेता है पर वो शांत रहता है क्योंकि उसका एक कदम रूही को तकलीफ पहुँचा सकता है। तुम्हें क्या चाहिए संजीव? देखो आदित्य, तुम्हारी बहन अपनी मर्जी से मेरे पास आई थी तो उसे और मुझे ढूंढना बंद करो। तुम कल भी कमज़ोर थे और आज भी। आदित्य मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। तुम मेरे सामने मेरे ही घर में सेफ बैठे हो। संजीव जोरों की हंसी हंसते हुए कहता, तुम मुझे मारोगे पर कैसे? अपनी बहन को विधवा बनाओगे? और तुम अपने पीछे किसको छुपा रहे हो? संजीव सोफे से उठकर आदित्य के पास आता है और जैसे ही आदित्य के पीछे उसकी नज़र जाती है तो वो रूही को देखता है तो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है। वो तभी आदित्य उसका हाथ पकड़कर जोर से उसे धक्का देता है। संजीव गिरते गिरते बचा था। तभी सारे गार्ड्स आदित्य की तरफ बंदूक तान देते हैं और आदित्य के गार्ड संजीव के आदमी पर बंदूक तान देते हैं। पूरा डर का माहौल था। सारे स्टाफ डरे हुए थे और वहीं रूही ने संजीव को देखते ही पहचान लिया। रूही ने डर से आदित्य को पीछे से उसकी शर्ट को अपने दोनों हाथों से कसकर पकड़ लिया। संजीव और जोर जोर से हंसता है, देखो तो आया था किस लिए और मिल कौन गया? ये यहाँ क्या कर रही है? आदित्य से मेरे हवाले कर दो वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। संजीव की बात सुनकर आदित्य हैरानी से कहता, तुम रूही को कैसे जानते हो? रूही डरते हुए कहती है, ये वो ही है जिससे मेरे चाचा चाची शादी कराने वाले थे। आदित्य रूही से कहता है, रूही तुम डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। आदित्य संजीव से कहता है, देख मित्तल, मेरे ही घर में आकर मुझे तुम धमका रहे हो, ये सही नहीं है। तुम यहाँ से बचकर कभी नहीं जा सकते हो। तो तुम मुझे मारोगे? हाँ मारूंगा, पर यहाँ मारना ठीक नहीं रहेगा, कहीं और मारूंगा तुझे। यहाँ तो मर गया तो सभी का खौफ मुझसे खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपनी गली में तो कुत्ता भी शेर होता है। तेरे ही घर में आकर मैं तुझे मारूंगा। संजीव कहता है, रूही मेरी है। संजीव के मुंह से रूही का नाम सुनते ही आदित्य गुस्से में बौखला जाता है। वो रीमा से कहता है, रूही को कमरे में लेकर जाओ, और गुस्से में अपने गार्ड्स के पास आकर उसे बंदूक छीनकर मित्तल के पैर में गोली मारकर उसके सिर पर बंदूक रखते हुए कहता है, अगर रूही का नाम अपने इस गंदी जबान से दोबारा लिया ना तो सच में मैं तुझे मार दूंगा। रूही सीढ़ियों से ऊपर जा रही होती है। गोली की आवाज़ सुनकर वो पीछे पलटकर देखती है तो आदित्य बहुत गुस्से में संजीव का गला पकड़े उसके सर पर बंदूक रखे हुए था और संजीव के पैर से खून बह रहा था। संजीव डर जाता है और अपने आदमियों से कहता है, गोली कोई नहीं चलाएगा। आदित्य फिर संजीव को लेकर बाहर आता है और गेट से बाहर ढकेल देता है और आदित्य के सारे गार्ड भी संजीव मित्तल के आदमियों को बाहर कर देते हैं। आदित्य कहता है, दोबारा गलती मत करना इस घर में आने की। फिर गेट बंद हो जाता है। मित्तल फिर अपने आदमियों से कहता है, देख क्या रहे हो, हॉस्पिटल लेकर चलो जल्दी मुझे। उसके आदमी मित्तल को उठाकर कार में उठाते और गाड़ी वहां से चली जाती है। आदित्य गुस्से में कहता है सबसे, कैसे आए वो लोग घर के अंदर? इतनी कड़ी सुरक्षा होने के बाद भी तुम सबसे चूक कैसे हो जाती है?
और सोहन कहाँ है? सर, सोहन सर तो रात से ही घर पर नहीं है। और सर, ये किशोर ने ही गेट खोल दिया, ये कहकर कि आपके दोस्त हैं ये लोग। आदित्य को समझते देर नहीं लगी कि किशोर मित्तल से मिला हुआ है। उसने फौरन उसे गोली मार दी। ये सब देख सभी वहाँ डर जाते हैं। आदित्य ने कहा, डरना चाहिए सबको। अगर और कोई उससे मिला हुआ है तो अभी मुझे बता दे, मैं उसे जान से नहीं मारूंगा, लेकिन हाँ, अगर बाद में मुझे पता चला तो मैं उसे छोड़ूंगा भी नहीं। और सोहन को फ़ोन लगाओ, जहाँ भी है उससे फ़ौरन कहो कि वो घर पर आए। कहकर आदित्य जैसे ही दरवाजे के पास आया तो रूही सामने दरवाजे पर खड़ी हुई थी। रूही अपनी नम आंखें लिए आदित्य के सीने से लग जाती है और आदित्य खुद को शांत करता है। वो गन गार्ड को देता है और गहरी सांस लेता है और रूही के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए कहता है, रूही, मेरे होते हुए तुम्हें कोई भी छू नहीं सकता है। जाओ कमरे में आराम करो, फिर साथ बैठकर नाश्ता करेंगे। रूही आदित्य से अलग होती है और कहती है, नहीं, मुझे नहीं आराम करना। श्रेया कौन है और आप इसे कैसे जानते हैं? मुझे सब जानना है। आदित्य कहता है, सब बताऊंगा रूही तुम्हें, पर अभी मुझे थोड़ा टाइम दो। कितना टाइम? मुझे आज ही सब जानना है। इधर आदित्य के गार्ड सोहन को कॉल करते हैं। सोहन जैसे ही फ़ोन रिसीव करने जाता है तो सौम्या सोहन के हाथ से फ़ोन छीन लेती है और फ़ोन को ऑफ कर देती है और एक साइड उसे रख देती है। सोहन कहता है, सौम्या, ये क्या कर रही हैं आप? कोई अर्जेंट कॉल भी हो सकती है। अच्छा, तो सौम्या से भी कोई अर्जेंट काम हो सकता है? सौम्या सोहन से कहती है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ सोहन। सोहन कहता है, तो मैं कौन सा आपसे टाइम पास कर रहा हूँ सौम्या, मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। सोहन, कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा कभी ऐसा रिश्ता बनेगा। 3 साल से तुम मेरे सामने हो, कभी तुम पर गौर ही नहीं किया। हाँ, मैंने भी। दूसरी तरफ आदित्य और रूही दोनों सोफे पर आकर बैठते हैं। आदित्य रूही से कहता है, रूही, श्रेया मेरी छोटी बहन है। यहाँ मुंबई में ही एक छोटी सी मैं जॉब करता था। सब कुछ बहुत अच्छा था। श्रेया का भी यहाँ कॉलेज में एडमिशन हो गया था और वो कॉलेज संजीव मित्तल का ही था। एक कॉलेज फंक्शन में संजीव ने श्रेया को देखा और झूठा प्यार का नाटक किया, जबकि उसकी बीवी पहले से ही थी। जब माँ पापा मुझे ये सब पता चला तो हमने श्रेया को मना किया, पर वो नहीं मानी। वो संजीव मित्तल से मिलती रही और एक दिन वो घर से भाग गई। हमने उसे बहुत ढूंढा, हर जगह ढूंढा, पर जब वो हमें नहीं मिली तो हमने पुलिस कंप्लेन की तो एक रात हमारे घर को ही संजीव मित्तल ने जला दिया। मेरी उस दिन नाइट ड्यूटी थी तो मैं बच गया, पर माँ पापा कह आदित्य का गला भर आया और उसने आंखें बंद कर सोफे पर सिर टिकाकर अपनी आंखें बंद कर ली। आदित्य की बात सुन रूही की भी आंखें नम हो गई।